नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। इससे पिछली वाली क्लास में हमने बीए 6 सेमेस्टर के हिंदी पेपर 1 के यूनिट 6 के 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में जाना था, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम यूनिट 7 के, जिसका नाम है देवनागरी लिपि, पर आधारित परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन शैली से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी शैली, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उपयोग गुजरात में माना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, गुजरात के किस राजा के शिलालेखों में देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा जयभट्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, देवनागरी लिपि की प्रकृति मूलतः कैसी है? तो इसका सही आंसर होगा अक्षरात्मक, यानी कि देवनागरी लिपि की जो प्रकृति है वो अक्षरात्मक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो इनमें से जो पंजाबी भाषा है वो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, नागरी नाम की उत्पत्ति का संबंध गुजरात के किन ब्राह्मणों से जोड़ा जाता है? ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा नागर ब्राह्मण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, काशी वाराणसी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 1893 ईस्वी में काशी वाराणसी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, मानक हिंदी के अनुसार देवनागरी में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? तो मानक हिंदी के अनुसार देवनागरी में 11 स्वर माने जाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो देवनागरी लिपि की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है वैज्ञानिकता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, यह देवनागरी की कौन सी विशेषता है? यानी कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, यह देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता है? तो यह ध्वन्यात्मक विशेषता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, देवनागरी लिपि में सुधार का प्रथम संगठित प्रयास किसने किया? तो देवनागरी लिपि में सुधार का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किया था बाल गंगाधर तिलक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुद्रण के लिए तिलक फॉन्ट का निर्माण किसने किया था? आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, आ की 12वीं खड़ी, आ से आहा तक का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा
सावरकर बंधु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के सभापति कौन थे? यानी कि जो 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की समिति बैठाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वर के प्रयोग का सुझाव किसने दिया? तो पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वर के प्रयोग का सुझाव दिया था बाबू श्याम सुंदर दास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आज का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में देवनागरी लिपि का मानवीकरण किस सहकारी संस्था द्वारा किया गया है? तो वर्तमान में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 343 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा और देवनागरी को राजलिपि के रूप में कब स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, देवनागरी लिपि में शब्दों के ऊपर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिरोरेखा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, देवनागरी लिपि में मूल रूप से कितने व्यंजन माने जाते हैं? तो देवनागरी लिपि में मूल रूप से 33 व्यंजन माने जाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मानक हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो मानक वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस भाग में देवनागरी अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकृति दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 17, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, खाई पाई वाले व्यंजनों जैसे खा गा पा का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो खाई पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा पाई हटाकर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, देवनागरी में रा के कितने रूप मुख्य रूप से प्रचलित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन पहली बार किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1966 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, देवनागरी लिपि के स्थान पर भारत की भाषाओं के लिए रोमन लिपि अपनाने का सुझाव किसने दिया था? तो देवनागरी लिपि के स्थान पर भारत की भाषाओं के लिए रोमन लिपि अपनाने का सुझाव किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 31, लिपि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो लिपि शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो लीपना या लिखना है। लिखित चिन्ह द्वारा उपयुक्त लिखना ही लिपि कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी लिपि से गुप्त काल में किस लिपि का विकास हुआ? तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी लिपि से गुप्त काल में किस लिपि का विकास हुआ, ये पूछा गया है। तो गुप्त लिपि का विकास हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए छांट कर लाया हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हों और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 33, गुप्त लिपि से कालांतर में कौन सी लिपि विकसित हुई है? तो गुप्त लिपि से कालांतर में सिद्ध मात्र का कुटिल लिपि विकसित हुई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, कुटिल लिपि से किन दो प्रमुख लिपियों का विकास हुआ? तो कुटिल लिपि से मुख्य नागरी और शारदा लिपि का विकास हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, देवनागरी लिपि का एक अन्य प्राचीन नाम क्या है? तो देवनागरी लिपि का एक अन्य प्राचीन नाम नंदिनी नागरी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को नंदिनीगिरी यानी कि नंदी नागरी से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, देवनागरी शब्द में देव शब्द को किसका प्रतीक माना गया है या माना जाता है? तो देवनागरी लिपि में देव शब्द को वो देव भाषा संस्कृत का प्रतीक माना गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, देवनागरी लिपि के सुधार से संबंधित डॉक्टर राधाकृष्णन समिति का गठन किस उद्देश्य से हुआ था? तो जो देवनागरी लिपि के सुधार से संबंधित डॉक्टर राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था वो लिपि सुधार के लिए किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, देवनागरी लिपि की वर्णमाला का वर्गीकरण का वर्ग चा वर्ग आदि किस वैज्ञानिक आधार पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उच्चारण, स्थान और प्रयत्न के आधार पर किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, देवनागरी में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तो देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो कहलाता है उसको कहते हैं अल्पप्राण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो कहलाता है उसको कहते हैं महाप्राण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जो ईसवी वाले क्वेश्चन होते हैं वो अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि नागरिक प्रचारणी सभा ने लिपि सुधार समिति के गठन किस वर्ष किया था? तो इसका जो होगा 1945 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, आ को छोड़कर सभी स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, देवनागरी की यह व्यवस्था इसे क्या बनाती है? तो देवनागरी की यह व्यवस्था उसे बनाती है जो वैज्ञानिक और स्पष्ट बनाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, मराठी और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी और संस्कृत भाषा की जो लिपि है उसको देवनागरी लिपि ही माना जाता है या देवनागरी लिपि ही है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो 2025 में पूछा गया था। देवनागरी में अ ध्वनि जैसे डॉक्टर, कॉलेज में किस भाषा के प्रभाव से ग्रहण की गई है? जो ये अ की मात्रा अपन लोग लगाते हैं इसको किस भाषा से लिया गया है, ये पूछा गया है इसमें।
तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, अरबी फारसी की ध्वनियाँ का, खा, गा, जा, फा को देवनागरी में स्पष्ट रूप से लिखने के लिए वर्ण के नीचे क्या लगाया जाता है? तो इसको स्पष्ट रूप से लिखने के लिए नुक्ता लगाया जाता है। नीचे जो बिंदी सी रखी जाती है उसको नुक्ता बोलते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, छात्राज्ञा देवनागरी में किस प्रकार के व्यंजन कहलाती हैं? तो छात्राज्ञा देवनागरी में कहलाती हैं ऑप्शन नंबर सी संयुक्त व्यंजन कहलाती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, ढ़ा और ढा के नीचे बिंदी लगाकर बनाए गए ढ़ा और ढा क्या कहलाती हैं? तो इस प्रकार के व्यंजन को उचित या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, अंग अनुस्वर और आहा विसर्ग को देवनागरी में क्या कहा जाता है? तो इसको देवनागरी में अयोगवाह कहा जाता है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि आज का आखिरी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मानक हिंदी वर्तनी के नियम का नवीनतम और सर्वमान्य रूप कब प्रकाशित किया? तो इसका सही आंसर होगा 1989 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद में आया होगा और इसी प्रकार की क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।